So, guys, in today, moving forward with this session, we have discussed the two initial two parts. Now, moving forward, now coming to ordinary business and special business. ये कहता है, see, when you talk about the word business, here the word business refers to the resolutions passed. जो आप लोग एजेंडा कहते हो ना, उसे यहाँ पे बिजनेस कहा जाता है. जिस लिए मिले हैं, जिस बिजनेस के लिए मिले हैं, इट्स कॉल्ड बिजनेस. अब बिजनेस को दो टाइप में डिवाइड किया गया, एक ऑर्डिनरी बिजनेस एंड सेकंड स्पेशल बिजनेस. एजीएम के अंदर अगर अप्रूवल ऑफ अकाउंट्स, ऑडिट रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट, डिक्लेयरिंग डिविडेंड, रिटायरिंग एंड अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स एंड रिटायरमेंट ऑफ ऑडिटर्स एंड अपॉइंटमेंट, ये जो चार काम है ना, वो रेगुलर काम है सर, ये हर साल होने वाले हैं. तो ये जो चार काम है एजीएम में, उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्डिनरी. इसके अलावा कोई भी काम एजीएम में हुआ, उसे हम क्या कहेंगे? स्पेशली. नॉट ऑर्डिनरी मतलब स्पेशल बिजनेस. सिमिलरली ये कहता है कि अगर एजीएम में इस पॉइंट 4 के अलावा कुछ हुआ, उसे कहते हैं स्पेशल. और अगर वो एजीएम नहीं है, मतलब वो ईजीएम है, तो ईजीएम में कोई भी बिजनेस होगा ना, उसे भी स्पेशल कहा जाएगा. यानी अकाउंट्स अप्रूव हुआ ईजीएम में, वो स्पेशल है. डिविडेंड दिया ईजीएम में, वो स्पेशल बिजनेस है. आपने अपॉइंटमेंट डायरेक्टर किया ईजीएम में, वो स्पेशल बिजनेस है. मतलब एजीएम के अंदर ये चार पॉइंट जो है वो है ऑर्डिनरी. इसके अलावा एनी मीटिंग, एनी मैटर, वो सब क्या माने जाएंगे? स्पेशल माने जाएंगे. इसके बाद आता है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट. अब ये क्या है? ये कहता है एक एक्सप्लेनेशन, एक डिटेल्ड कंटेंट आपको सबमिट करना चाहिए. किसके साथ? नोटिस के साथ. जब आपका बिजनेस कौन सा हो? स्पेशल हो. मतलब कोई भी बिजनेस, जैसे कि अकाउंट्स अप्रूव और ये सब के अलावा, जैसे कि बायबैक करना, इक्विटी शेयर इशू करने का अप्रूवल लेना, नया बिजनेस स्टार्ट करना, नया लोन लेना जो अप्रूव नहीं है, ऐसा कोई भी बिजनेस जो ऑर्डिनरी नहीं है, उसके लिए जब रेजोल्यूशन पास करना हो, ऑर्डिनरी या स्पेशल रेजोल्यूशन, ओआर या एसआर, तो उसके लिए आपको रेजोल्यूशन पास करने के लिए मीटिंग बुलवानी पड़ेगी. मीटिंग बुलवाने के लिए नोटिस देनी पड़ेगी, और नोटिस के साथ क्या अटैच करना पड़ेगा? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच करना पड़ेगा. अब उसके अंदर क्या होगा? ये क्वेश्चन बनता है, उसके अंदर क्या होगा? थोड़ा मटेरियल फैक्ट्स, मतलब जो रिजोल्यूशन पास करे उसके फैक्ट्स बताओ. उसके बाद नेचर ऑफ कंसर्न इंटरेस्ट ऑफ एवरी डायरेक्टर मैनेजर, एवरी केएमपी एंड एवरी डायरेक्टर मैनेजर एंड केएमपी. मतलब क्या कि उस रेजोल्यूशन जो पास करने वाले हैं उसके अंदर इंटरेस्ट डायरेक्टर का कितना है, मैनेजर का कितना है, केएमपी का कितना है, उनके रिलेटिव्स का कितना है, क्या वो लोग वहां पे ओनर है, क्या वो लोग वहां पे पार्टनर है, क्या उनका कोई बेनिफिट है वहां पे, वो बता दीजिए अभी से. उसके बाद उन्होंने कहा कि जो भी इंफॉर्मेशन जो मेंबर्स को मैटर को समझने के लिए, बिजनेस को समझने के जरूरी है, वो सारे के सारे मैटर्स. और ये कहता है अगर शेयर होल्डर्स का, डायरेक्टर्स, सॉरी, अगर प्रमोटर्स का, डायरेक्टर्स का, मैनेजर का या केएमपी का अगर शेयर होल्डिंग 2% या उससे ज्यादा है उस सामने वाली कंपनी में जिससे आप रेजोल्यूशन पास करना चाहते हो, तो आपको उसकी भी डिटेल्स देखनी पड़ेगी. एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इन्होंने कहा है कि अगर आपके स्पेशल बिजनेस में कोई डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करना हो, तो डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट कहां कर सकते हो, कब, वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा. यानी आपको एक क्लैरिटी आएगी कि यहाँ पे वो जो कह रहा है ना कि एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना चाहिए. आपका बिजनेस ऑर्डिनरी नहीं है, आपका बिजनेस ऑर्डिनरी नहीं है. मतलब ये समझ लेना कि आपको आपके नोटिस के साथ एक डिटेल एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि वो मैटर क्या है जिसके लिए आप रेजोल्यूशन पास करना चाहते हो, उसमें आपका फायदा क्या है, पर्सनली, डायरेक्टर्स का, मैनेजर्स का, या आपके रिलेटिव्स का, या केएमपी का.
फिर हमें वो सब चीजें समझाओ जो जरूरी है टू अंडरस्टैंड द बिजनेस। उसके बाद अगर आपका उस कंपनी या फर्म में 2% से ज्यादा का शेयर होल्डिंग है तो वो भी डिस्क्लोज करो। और अगर जॉइंट वेंचर अग्रीमेंट हो, कोई डीड हो, तो वो डीड को हम कहां पढ़ सकते हैं, उसका डिटेल्स हमें भेजिए। आपका क्वेश्चन एग्जाम बन सकता है ईएस के कंटेंट क्या होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, ईएस। आगे, अगर नहीं डिस्क्लोज किया तो क्या होगा? अगर ईएसआर कुछ डिस्क्लोजर नहीं दिया तो अगर मान लीजिए आपने प्रॉफिट अर्न किया है, अगर डायरेक्टर्स ने, रिलेटिव्स ने, केएमपी ने कोई फायदा अर्न कर लिया ये कॉन्ट्रैक्ट करने से, तो वो सारा का सारा पैसा उन्हें रिटर्न करना पड़ेगा। आई रिपीट, इफ एज अ रिजल्ट ऑफ नॉन डिस्क्लोजर इन ईएस any benefit, any profit is accrued to a promoter or director or manager or KMP, such person shall hold such benefit in trust and shall compensate the company to the extent of benefit derived by him. I hope this is very clear. ये अपना क्वेश्चन पार्ट फिनिश हुआ, दैट इज योर ओबी एंड एसबी। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज कॉल्ड कोरम। अभी कोरम क्या है? सर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो होने चाहिए मीटिंग को शुरू करने के लिए। आप बोलोगे सर एक ही बंदा था मीटिंग के, ऐसा तो नहीं होता ना। तो कोरम मींस मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हु मस्ट बी प्रेजेंट इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड मीटिंग। अब कोरम के लिए मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो चाहिए वो तो नहीं बताए, वो आपको बताए गए हैं पब्लिक और प्राइवेट में अलग अलग से। ये बोला कि जिस कंपनी में 1000 या उससे कम मेंबर्स हो उसके अंदर 5 लोगों का कोरम होना जरूरी है पर्सनली। अगर अप टू 5000 हो तो 15 का, और 5000 से ज्यादा हो तो 30 लोगों का मिनिमम प्रेजेंस होना जरूरी है। इफ यू समराइज द सेम, up to 1000 5, be up to 5000 15, beyond 5000 30 members। सर क्या आर्टिकल्स हायर कोरम स्पेसिफाई कर सकती है? आंसर इज यस, आर्टिकल्स में प्रोवाइड फॉर हायर कोरम, आर्टिकल्स में प्रोवाइड फॉर हायर कोरम। उसके बाद प्राइवेट कंपनी के लिए कोरम क्या होगा? तो सर 2 मेंबर्स से कोरम बन जाएगा एंड आर्टिकल्स अगेन कैन फॉर्म अ हायर कोरम। सर मतलब हमारे पब्लिक कंपनी में 5, 15 या 30 लोगों का होना जरूरी है और प्राइवेट कंपनी के अंदर 2 या एज पर ए का होना जरूरी है। अगर ये लोग नहीं हुए तो मीटिंग में कोरम नहीं है, और मीटिंग में कोरम ही नहीं है तो रेजोल्यूशन जो पास होगा वो क्या माना जाएगा? वैलिड माना नहीं जाएगा। फिर कहता है अगर कोरम नहीं हुई तो क्या होगा? अगर आधे घंटे में कोरम रेडी नहीं हुई तो ये कहता है आपकी जो ईजीएम है ना, जो आपने कॉल की ऑनर सेक्शन 100, वो क्या हो जाएगी? कैंसल हो जाएगी। ये कह रहा है कि ईजीएम कॉल्ड अंडर सेक्शन 100 शैल बी कैंसल। मतलब ये जो केस 1 है ईजीएम अंडर सेक्शन 100, ये आप सीखोगे सेक्शन 100 में। लेकिन अभी के लिए मैं ये कहता हूं अगर मेंबर्स ने मीटिंग बुलवाई थी, आप मेरी भाषा समझो, अगर मेंबर्स ने मीटिंग बुलवाई थी अंडर सेक्शन 100 और कोरम भी जमा नहीं हुआ तो किस मुंह से आपने मीटिंग बुलवाई थी? क्योंकि अगर आप मीटिंग बुलवाते हो और फिर मेंबर्स 5, 10, 5, 15, 30 भी जमा नहीं हो पाता है तो फिर भाई कैंसिल करके छोड़ दो, मतलब मीटिंग स्टैंड्स कैंसिल। लेकिन अगर मीटिंग मेंबर्स ने नहीं बुलवाई थी, या तो एनसीएलटी ने बुलवाई थी या तो कंपनी ने खुद बाय वे ऑफ बोर्ड बुलवाई थी, तो मीटिंग क्या हो जाएगी? अगर कोरम नहीं है तो मीटिंग अडजर्न होगी टू सच टाइम प्लेस एज मे बी डिटरमाइंड बाय द बोर्ड। बोर्ड ने जो डिटरमाइन किया है उस हिसाब से वो अडजर्न हो जाएगी। However, the board has not so determined the day, time and place, the meeting shall stand adjourned to the same time and place for the next week। तो सेम टाइम प्लेस इन द नेक्स्ट वीक, मतलब अगर बोर्ड ने कुछ नहीं कहा तो नेक्स्ट वीक सेम टाइम टेबल मिल जाना भाई। और सेम टाइम डेज एंड प्लेस एडजर्न होने पे 3 दिन के पहले वापस नोटिस देनी पड़ेगी कि हमारी वो मीटिंग कैंसिल हुई थी कोरम होने से,
हम वापस मीटिंग कर रहे हैं। If the adjourned meeting also quorum is not present within half an hour from the time fixed, the members present shall form the quorum. ये कह रहा है अगर एडजर्न मीटिंग पे भी quorum प्रेजेंट नहीं हो पाया, मिनिमम 5-15 नहीं हो पाया, तो फिर जो भी थे वही quorum बने जाएंगे। I repeat this stuff again. quorum अगर मीटिंग अगर मेंबर्स ने बुलवाई थी और मेंबर्स 5:15-30 भी नहीं आए, मीटिंग कैंसिल। इन एनी अदर केस मीटिंग adjourn हो जाती है as determined by the board. लेकिन if the board is not determined the time place, the meeting shall adjourn to the same time place in the next week, or at least 3 days of notice of the adjourned meeting shall be given to the members either individually or by publishing at an advertisement in 2 newspapers, one English and one vernacular. 3 दिन पहले का नोटिस दे दो। कब? एडजर्न मीटिंग जब होनी है उसके 3 दिन पहले। और अगर आप वो नहीं दे पाते हो तो आप लोग एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में दे दो, इंग्लिश में और हिंदी में, लोकल में। अब ये कहता है कि अर्जेंट मीटिंग में भी अगर कोरम प्रेजेंट नहीं हुई तो क्या होगा? अगर थर्ड मीटिंग में भी कोरम प्रेजेंट नहीं हुई तो मेंबर्स प्रेजेंट शैल फॉर्म द कोरम। मेंबर्स प्रेजेंट शैल फॉर्म द कोरम। फिर जो है उससे कोरम चला लेंगे। फिर कहता है सर कोरम क्या पूरे मीटिंग में होनी चाहिए या शुरू में ही? इसने लिखा है कोरम शुरुआत में होनी चाहिए। हर रेजोल्यूशन जो पास होना है उसके लिए कोरम का होना जरूरी नहीं है। सर जैसे कि 5 एजेंडा थे, फर्स्ट एजेंडा में कोरम था, सेकेंड एजेंडा में कोरम था, थर्ड फोर्थ फिफ्थ में नाश्ता करके सब चले गए। तो उन्होंने बोला ऐसे केसेस के अंदर थर्ड फोर्थ और फिफ्थ सिचुएशन में भी क्या होगा? थर्ड फोर्थ और फिफ्थ सिचुएशन के अंदर भी भले ही कोरम चली गई हो वो वैलिड माना जाएगा। आई होप गाइस यू आर क्लियर विद द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कोरम। लेट मी रिकैप, फटाफट सुनते जाना और मैं आपको आपके मन में जस्ट इमेजिन व्हाट आई एम टेलिंग यू ऑल। क्वेश्चन 1, व्हाट डू यू मीन बाय कोरम? Minimum number of members required to be present personally to conduct and execute the meeting. How much members should be present in case of public company? अगर 1000 members तक, 5000 तक, beyond 5000 कितने बोले 5, फिर 15 और फिर 30 पर्सनली प्रेजेंट। लेकिन अगर ये 5, 15, 30 से ज्यादा एओए ने कहा है तो सर एओए के हिसाब से जाना पड़ेगा। पब्लिक कंपनी में सर 2 या एओए, वेरी गुड। लैक ऑफ कोरम, सर द कोरम इज नॉट प्रेजेंट तो क्या होगा? एडजर्न होगा। सो कौन सी मीटिंग एडजर्न नहीं होगी? जो मेंबर्स ने बुलवाई थी अंडर सेक्शन 100 वो एडजर्न नहीं होती, वो कैंसिल हो जाती है। उसके अलावा बाकी मीटिंग्स क्या होगी? एडजर्न होगी। एट व्हाट टाइम? एज डिटरमाइंड बाय द बोर्ड। सब बोर्ड ने कुछ नहीं बोला तो नेक्स्ट वीक सेम टाइम डे एंड प्लेस। सर उस दिन भी ऐसा ही हुआ तो फिर जितने लोग आए वही कोरम माने जाएंगे। सर क्या उसके लिए भी नोटिस देनी पड़ती? कौन सी मीटिंग के लिए? सर एडजर्न मीटिंग के लिए। डेफिनेटली यस। कितने दिन पहले? 3 दिन पहले। नहीं दी तो सर देनी पड़ेगी, कंपल्सरी है। और यहाँ पे बोला गया है लॉ ने कि अगर आप नोटिस नहीं दे सकते तो फिर क्लोज न्यूज़पेपर में लिख के छोड़ दो। आई होप यू आर क्लियर विद दिस, दैट इज कोरम। Now I'll just share with you this element of the next topic. I'll share the next video, that is proxies.